नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की पिछली चर्चा में हम लोगों ने प्रश्नावली जो 5.1 है और 5.2 है इसके लिए एक परिचय वीडियो दिया था आपको। तो जो चैप्टर 5 है यूक्लिड की ज्यामिति, तो इसका बेसिक परिचय हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। तो आज बारी थी प्रश्नावली 5.1 को हल करने की। तो अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे एंजॉय विथ आरसी लिखिए और उसके बाद फिर जो लोगो यूट्यूब पे लगा हुआ है चैनल पे, वही लोगो लगा हुआ है इस पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसका परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए भी बता देते हैं। आपकी स्क्रीन के कोने पे एक ब्लैक कलर का आई बटन दिख रहा होगा, तो उस पर आप टच कीजिए तो वहाँ से आपको परिचय वाला वीडियो दिख जाएगा। तो आइए फिर आज की चर्चा को स्टार्ट किया जाए। आज बारी थी प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करने की। तो आइए फिर बारी बारी से एक एक सवाल करके इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्नावली 5.1 दिख रही है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो हमें कारण भी इसका लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अब ये बात शायद पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में ये बात एक बार आई थी कि एक बिंदु दिया हो तो उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा जा सकती है, तो ये बात गलत है। तो इसका जो उत्तर होगा, जो फर्स्ट पार्ट है, इसका जो उत्तर होगा कि ये असत्य है। और इसका कारण यही लिखेंगे कि किसी एक बिंदु से, किसी एक दिए हुए बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये हो गया इसका कारण। अब आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो इसमें कहा गया है कि दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, यानी कि दो बिंदु हैं और उनसे होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ये भी गलत बात है। यूक्लिड जी ने ही बताया था कि दो बिंदु अगर दिए हुए हैं, पहली अभिधारणा थी उसमें इन्होंने बताया था कि दो बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा होकर गुजरती है। तो इसको आप कारण लिख सकते हैं कि यूक्लिड की अभिधारणा 1 के अनुसार दो बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा होकर जाती है। तो ये हो जाता है इसका कारण। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। इसको लिख नहीं रहे हैं आप लोग, चाहें तो इसको कॉपी पे अपने लिख सकते हैं और अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। आगे के सवालों जो हैं सॉल्व करने की, उनको सॉल्व करके आपको दिखाया जाएगा। तो अब आइए देखते हैं थर्ड पार्ट पे। तो एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो जी हाँ, ये बात सत्य है। ये एक कोई शांत रेखा यानी कि एक रेखाखंड जिसका दो एंड पॉइंट हो तो वो रेखाखंड कहलाता है। तो एक रेखाखंड जो है यानी कि शांत रेखा है, उसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक टर्म आ गया अनिश्चित रूप से। तो जब ये अनिश्चित रूप से आ जाता है तो यूक्लिड जी ने जब बताया था इसको अपनी सेकंड अभिधारणा में, जो इनकी दूसरी अभिधारणा थी, तो उसमें इन्होंने बताया था कि एक शांत रेखा को दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी अपना उत्तर जो आएगा इसका, ये भी पॉइंट असत्य हो गया। तो तीसरा भी असत्य है। कारण, तो कारण यही है। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में इसे निश्चित पढ़ लिया जाता है। अगर पेपर में भी आए तो ऐसा हो तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे अनिश्चित है, इसी वजह से ये भी गलत। अब फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इस बात को यूक्लिड जी ने अपनी अभिग्रहित नंबर 4 में बताया था कि जो चीज़ें परस्पर बराबर होती हैं या जो चीज़ें परस्पर संपाती होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो यदि दो वृत्त बराबर हैं यानी कि संपाती हैं, वृत्तों के बराबर होने का मतलब यही है कि संपाती हैं, तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, यानी कि उसकी त्रिज्या भी बराबर होगी, परिधि भी बराबर होगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि अभिग्रहित नंबर 4 के हिसाब से यदि वस्तुएं बराबर हैं तो वो संपाती होंगी, अर्थात त्रिज्या भी बराबर होगी। जब संपाती होंगी तो त्रिज्या भी बराबर ही होगी। तो उम्मीद करते हैं ये 4 जो चीज़ें थी ये सत्य हैं कि असत्य हैं, ये पता चल गया होगा। तो इसका उत्तर होगा सत्य। तो इसका असत्य था,
इसका भी असत्य था, इसका भी असत्य था, और ये चौथा सत्य बात है कि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो अब आइए बात करते हैं पांचवे पे। तो आकृति 5.9, तो कुछ आकृति है पीछे दी हुई है। तो आकृति 5.9 में यदि AB बराबर PQ है और PQ बराबर XY, तो AB बराबर XY होगा। तो देखिए आकृति ना भी दी होती तब भी AB बराबर PQ दिया है और PQ बराबर XY, तो AB बराबर XY होगा। ये बात सत्य है। किसके हिसाब से सत्य है? तो ये जो यूक्लिड जी की अभिग्रहित नंबर 1 थी उसके हिसाब से, यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के भी बराबर हो और तीसरी वस्तु के भी बराबर हो तो ये दूसरी और तीसरी वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आप कारण में यूक्लिड जी की अभिग्रहित नंबर 1 लिख सकते हैं। तो पिछले सवाल का चित्र कुछ इस प्रकार है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं पहली सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके 5 या 4 पार्ट थे जो भी थे वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये दोनों लास्ट वाली दोनों सत्य थी और उसके ऊपर जो 3 पॉइंट दिए थे वो असत्य थे। तो कारण भी आप लोगों को पता ही चल गया है, आप नोट्स बना के उसको लिख सकते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? यानी कि इन चीज़ों की परिभाषा लिखते वक्त कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनके बारे में कुछ बातें की जा सकती हैं, जिन्हें हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो वही परिभाषित हमें करना है। तो आइए फिर इस पर डिटेल में अब कॉपी पे चर्चा की जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आपकी बुक में ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, 7 पॉइंट, तो इनको भी जान लीजिए। तो एक बिंदु क्या होता है? तो बिंदु की परिभाषा इन्होंने दी है जिसका कोई भाग ना हो। ये यूक्लिड के हिसाब से परिभाषाएं हैं, इनको पूरा वर्ड नहीं मानता। ये मानता है कि ये चीज़ें हैं लेकिन इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे बिंदु, रेखा, इन सब की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वास्तव में इनकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। तो लेकिन यूक्लिड जी ने इनकी कुछ परिभाषाएं दी थी जो आप लोग देख लीजिए। तो ये और यही कारण लिख दीजिएगा। जो बिंदु, अगर बिंदु कहीं शब्द यूज हो तो हम बिंदु को डिफाइन करने के लिए यही पूरी लाइन लिख देंगे, और रेखा शब्द आएगा तो उसके लिए ये पूरी लाइन लिख देंगे, और रेखा के सिरे वगैरह ये सब पृष्ठ आएगा तो ये पूरी लिख देंगे, और किनारे आएगा यानी कि तो ये पूरी परिभाषा लिखी जाएगी इसी प्रकार से। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु वह है जिसका कोई भाग ना हो। तो बिंदु की परिभाषा में यही लिखेंगे कि जिसका कोई भाग ना हो। एक रेखा की परिभाषा पूछे तो चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहा जाता है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। किसी भी रेखा के अगर सिरों की बात की जाए तो वो बिंदु कहलाते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी कि अनंत बिंदुओं को ऐसे ही लाइन से लगाकर एक रेखा बनाई जाती है। एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। पृष्ठ के किनारे भी एक तरह की रेखा होते हैं, ये बात सत्य है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधे रेखाओं के सपाट रूप से स्थित होता है। तो इसमें ये जो सपाट वगैरह है ये सब परिभाषित नहीं किए जा सकते, इसीलिए इसको साइंटिस्टों ने काट दिया और ये कहा कि इसे समझा जाए, बस इसे परिभाषित करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये इतनी चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखिए या कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब जो पहला पॉइंट है इसमें समांतर रेखाओं की परिभाषा देनी है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं दो ऐसी सरल रेखाएं। सरल रेखाएं मतलब जो सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। दो ऐसी सरल रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को ना काटें, एक दूसरे को कहीं भी, थोड़ा टेक्निकल भाषा में लिख देते हैं इसको, कहीं भी प्रतिच्छेदित ना करें, यानी कि वही मतलब है काटे ना। एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित ना करें, प्रतिच्छेदित ना करें तथा उनके बीच की
दूरी सदैव बराबर रहे। तो ऐसी सरल रेखाएं, तो देखिए इसमें यहाँ पे शायद रेखा लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग रेखाएं लिख लीजिएगा। तो दो ऐसी सरल रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित ना करें। तो इसमें देखिए ये रेखाएं शब्द आया है, तो इसमें रेखाओं की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि एक चौड़ाई रहित लंबाई। तो यहाँ पे रेखा शब्द की परिभाषा हम लोगों को दे देनी है, तो जिसका परिभाषा होती है चौड़ाई रहित लंबाई। चौड़ाई रहित लंबाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समांतर रेखा समझ में आ गई होगी। अब इसका उदाहरण अगर पूछा जाए तो जैसे देखिए रेलवे की जो पटरियां होती हैं ये हमेशा समांतर होती हैं, तो इनके दोनों के बीच की जो गैप होता है वो हमेशा बराबर रहता है और ये कभी भी आपस में टच नहीं होती हैं, चाहे इनको जितना दूर तक ले जाया जाए। तो ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यही होता है समांतर होने का नियम। तो ये है रेल की पटरी। रेल की पटरी एक उदाहरण है समांतर होने का। अब बात करते हैं इसमें जो सेकंड परिभाषा पूछा है उस पर। तो सेकंड जो परिभाषा हमें देनी है वो लंब रेखा की देनी है। तो लंब रेखा की परिभाषा क्या होती है? जो दो रेखाएं हों या एक समतल और एक रेखा हो, तो लंब रेखा की परिभाषा होती है एक ऐसी सरल रेखा, एक ऐसी सरल रेखा जो किसी पृष्ठ या सरल रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाए, यानी समकोण बनाए। सरल रेखा के साथ समकोण बनाए, समकोण बनाए। तो आप इसको चाहें तो चित्र से भी दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। एक सरल रेखा ये है और एक सरल रेखा ये नीचे वाली है, तो ये यहाँ पे समकोण बना रही है, यहाँ पे भी समकोण ही बन रहा है। तो समकोण बनाए तो ऐसा, और एक पृष्ठ आप मान सकते हैं कुछ इस तरह से एक पृष्ठ है कोई, अगर इससे भी कोई अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये भी लंब रेखा कहलाएगी। तो ये भी लंब रेखा है और ये भी लंब रेखा है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे एक पॉइंट ये है पृष्ठ और एक पॉइंट है सरल रेखा यानी कि रेखा। तो अभी रेखा का तो बताया ही गया है, एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा और पृष्ठ की परिभाषा हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो जो पृष्ठ है वो क्या है? पृष्ठ जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई इसमें नहीं होती है, चौड़ाई हो। तो उम्मीद करते हैं ये सेकंड वाली परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आइए बढ़ते हैं इसकी तो अब इसमें जो तीसरा पार्ट है वो है रेखाखंड की परिभाषा देनी है। तो रेखाखंड क्या होता है? सिंपली जिसका दो एंड पॉइंट हो, तो वही लिख देना है हमें। तो एक ऐसी सरल रेखा का भाग, ऐसी सरल रेखा का भाग, तो एक अनंत लंबाई की सरल रेखा होगी, उसी का एक भाग होता है एक ऐसी सरल रेखा का भाग जिसके दोनों ओर अंत बिंदु हो, यानी कि अनंत लंबाई ना हो इसका एक एंड पॉइंट जरूर हो, तो अंत बिंदु हो। तो वही है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ पे, ये ए, इसको नाम दे दीजिए, इस बिंदु को बी नाम दे दीजिए, तो ये हो जाता है रेखाखंड। तो यही है रेखाखंड, ये हो जाता है अपना रेखाखंड। तो इसमें भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे
एक तो रेखा है ही, इसकी परिभाषा बताई ही गई है, और दूसरा है एक ये बिंदु जिसको पॉइंट कहा जाता है। तो बिंदु की परिभाषा भी आपको बता ही दी गई थी, जो 7 पॉइंट दिखाए थे आपको बुक में। तो बिंदु की परिभाषा क्या होती है? जिसका कोई भाग ना हो, जिसका कोई भाग ना हो। तो इस तरह से ये हो जाती है परिभाषा एक रेखाखंड की। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं रेखाखंड कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो ये परिभाषा ऐसे कंप्लीट होगी। पिछली वाली में भी शायद लिखना भूल गए हैं, तो सबके लास्ट में ऐसे ही जिसकी परिभाषा दे रहे हैं उसको लिखिए और कहलाती है लिख लीजिएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 है उस पर। तो पॉइंट नंबर 4 में पूछा है वृत्त की त्रिज्या को हमें डिफाइंड करना है। तो वृत्त की त्रिज्या को डिफाइंड करने के लिए वृत्त की त्रिज्या सिंपली क्या होती है? ये वृत्त होता है, ऐसे यहाँ पे केंद्र होता है और ये। तो अब इसकी परिभाषा तो हम लिख ही सकते हैं कि केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा ही त्रिज्या कहलाती है। तो इसी को परिभाषा में लिख दीजिए। तो लिखिएगा वृत्त के केंद्र को, वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो जाती है इसकी परिभाषा। तो ये हो गई वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा। यहाँ पे चित्र में भी दिखा दिया गया। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये है इस वृत्त की त्रिज्या, जिसे डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर, आर फॉर रेडियस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चौथा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे 5वें पॉइंट में वर्ग पूछा है। तो वर्ग क्या होता है? तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो इसको लिख देते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं, भुजाएं कह लीजिए या रेखाएं कह लीजिए, भुजाओं से तात्पर्य है रेखाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, बराबर हों, वर्ग कहलाता है। और एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए, चारों भुजाएं बराबर हों तथा उनके मध्य कोण, उनके लिख लीजिए, तथा समकोण बनाती हूं, तथा समकोण बनाती हूं। तो वो वर्ग कहलाता है। तो अब इसमें देखिए एक चतुर्भुज है, ये अनडिफाइंड है, और एक ये रेखाएं शब्द है, इसका यूज हुआ है, ये अनडिफाइंड है। तो रेखाओं का तो परिभाषा बताया गया था, चतुर्भुज की यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं या रेखाओं कह लीजिए, चार भुजाओं से घिरी आकृति, से घिरी आकृति को ही हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग की बात करें तो वर्ग कुछ इस टाइप से बनता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये कोण 90 डिग्री के हैं। तब ये चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाओं से घिरी हुई है आकृति, एक बंद आकृति जो जिसमें चार भुजाएं हो, तो चतुर्भुज कहलाती है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और इसमें ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये कोण भी 90 अंश के हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 5वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो जाता है। तो अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हुए नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें दो अभिधारणाएं दी हुई हैं। तो दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित हो। पहली अभिधारणा यह है कि दो बिंदु हैं। तो आइए इसको कॉपी पे भी दिखा देते हैं। जो पहली अभिधारणा है उसमें कह रहा है कि दो बिंदु हैं ए और बी। तो ये दो बिंदु हैं, सॉरी यहाँ पे लाइन नहीं खींचना था, खींच दिया है। तो ए और बी दो बिंदु हैं, तो इनके बीच में एक तीसरा बिंदु सी हो सकता है। तो इनके बीच में यानी किसी रेखा पे एक तीसरा बिंदु सी हो सकता है। अब सेकंड वाली अभिधारणा में क्या कह रहा है? सेकंड अभिधारणा में कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है। तो सेकंड अभिधारणा जो कह रहा है वो कह रहा है कि तीन बिंदु लेने हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ये तीसरा जो पॉइंट सी है वो एक लाइन में ना होकर कहीं अगल बगल है थोड़ा। तो ये इस प्रकार से कह रहा है। तो अब आइए देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। तो अब आगे कह रहा है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो अपरिभाषित शब्द वही थे जो 6-7 पॉइंटों में थे, जैसे बिंदु हुआ, रेखा हुआ, पृष्ठ हुआ, ऐसे कुछ करके। तो क्या इनमें ऐसा कोई पॉइंट यूज हुआ है? तो जी हाँ, बिंदु यूज हुआ है, रेखा भी यूज हुआ है। तो ये एक मतलब अपरिभाषित शब्द इसमें यूज किए गए हैं। तो आगे कह रहा है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं? तो बिल्कुल ये एक दूसरे का विरोध करती हैं, क्योंकि इसमें कह रहा था कि एक ही लाइन में ये तीनों बिंदु है, सी बिंदु इनके मध्य में है, तो इसमें एक ही लाइन पे थे और ये दोनों एक लाइन पर नहीं थे। तो ये बात गलत है कि ये एक दूसरे का विरोध नहीं करती। तो क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? नहीं, ऐसी कोई यूक्लिड की अभिधारणा थी नहीं कि जिसमें ऐसा कुछ बताया गया हो। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं आप कि इससे थोड़ा सा मिलती जुलती जो इनकी अभिधारणा 1 थी, उसी में एक अलग से पॉइंट दिया रहता है, अभिधारणा 5.1 करके ऐसे कुछ। तो उसमें ये इन्होंने बताया था कि दो बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा ही जाती है। तो उससे थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन 100% नहीं। तो अगर ये पूछा जाए कि हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें कुछ लिखने लायक विशेष है नहीं, ये समझाना ही था। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट करना है। तो आइए इस पे फिर कॉपी पे डिटेल में चर्चा की जाए। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न जो था उसमें एक पॉइंट A था और एक पॉइंट B था, और इनके बीच एक ऐसा पॉइंट C था। तो इसमें दिया गया था कि जो AC रेखा है, A से C तक की लंबाई, वो क्या थी? B से C के लंबाई के बराबर थी। और हमें सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा था कि यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे कोष्टक में कि AB बराबर, सॉरी यहाँ पे AC है, तो AC बराबर 1/2 AB। तो कुछ ऐसा हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे AC बराबर BC है। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसमें अगर हम लोग एक AC और जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो बराबरों में बराबर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि AC प्लस AC इधर भी जोड़ दीजिए, और BC ये है, और ये यहाँ पे प्लस AC यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा यूक्लिड जी ने कहा था, ऐसा कह के यूक्लिड जी यहाँ से चल दिए हैं कि बराबरों में बराबर जोड़ा जा सकता है, बराबरों में बराबर जोड़ सकते हैं। तो ये यूक्लिड जी बता के यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब यहाँ से इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे दोनों साइड में AC को ऐड कर देते हैं। तो अब ये हो जाता है 2AC हो जाता है, और यहाँ पे देखिए BC और AC है। तो AC और BC ये टोटल रेखा जो है, इसको अगर हम लोग
मिला दें तो टोटल हमें क्या प्राप्त हो जाती है, ए बी प्राप्त हो जाती है। तो इसको हम लोग रिप्लेस करके ए बी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि बी सी प्लस ए सी बराबर हमें ए बी दिख रहा है, ऐसा चित्र में दिख ही रहा है। तो अब उसके बाद इस 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाता है ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो कुछ ये था इसका सॉल्विंग, तो ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध हुआ या इति सिद्धम प्रूव दैट, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे या कहीं भी इसका सॉल्यूशन और अच्छी तरीके से फिर भेजने की कोशिश की जाएगी। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। बात सही है, मध्य बिंदु ही कहलाता था। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यानी कि किसी रेखाखंड पर एक ही मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु होता है। तो इसी बात को हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसको सिद्ध करके दिखाया जाए। तो प्रश्न नंबर 5 में कुछ ऐसा कह रहा था कि एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B, इनका मिड पॉइंट यानी कि रेखा है, तो इनका मिड पॉइंट एक ही होगा C। तो यहाँ पे C ही होगा इसका मिड पॉइंट, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक और मिड पॉइंट है इसका जो D नाम से जाना जा रहा है। तो इसके 2 मिड पॉइंट हैं, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं कि एक C है और एक D है। तो अब देखिए इसके हिसाब से अगर हम लोग प्रूफ करने चलते हैं जब इसको, तो इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग मानते हैं कि इसका C मध्य बिंदु है, C मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो अब देखिए पिछले सवाल से इसका हम लोग थोड़ा सा और लेते हैं। तो उसमें क्या लिख सकते हैं, अगर C मध्य बिंदु है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि AC बराबर, अब पिछले क्वेश्चन में इसको सिद्ध करके दिखाया गया है कि AC जो है वो हाफ AB के बराबर होगी, हाफ AB के बराबर। और जब सेकेंड पॉइंट हम लोग लेंगे कि D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है, तो जब D मध्य बिंदु लेंगे तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो AD है वो हाफ AB के बराबर होगा। तो जो हाफ AB के बराबर होगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसको अगर हम लोग नाम दे दे समीकरण नंबर 2 और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो अब यहाँ पे देखिए हाफ AB इधर भी है, हाफ AB इधर भी है, तो इसको भी बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वांटिटी, अगर 2 क्वांटिटी किसी तीसरी क्वांटिटी के बराबर है तो उन्हें भी आपस में बराबर कह सकते हैं, ऐसा यूक्लिड जी ने कहा था। तो इसको हम लोग बराबर कह सकते हैं कि AC बराबर है किसके, AD के। तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, यानी कि A से लेके C तक का पॉइंट और A से लेके B तक का पॉइंट अगर बराबर है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऐसा तभी संभव है, जो हमारा निकल कर आया ऐसा तभी संभव है, ऐसा तब संभव होगा जब बिंदु D और C संपाती हो, D और C संपाती हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये दूरी बराबर हो। अगर जरा सा भी इधर हुआ तो वो दूरी कम हो जाएगी, जरा सा उधर हुआ तो दूरी कम हो जाएगी। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पर ये पॉइंट होगा तभी ये दूरियां बराबर होंगी। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, जिसके नाम हम लोग अलग अलग रख सकते हैं कि C होगा, D होगा, कुछ भी रख सकते हैं, नाम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन पॉइंट जो है वो एक ही होगा, मिड पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो आकृति है हमारे पास, आकृति 5.10 यानी कि ये नीचे वाली आकृति में यदि AC, जो AC है वो BD के बराबर है, BD के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD होगा। तो AB बराबर CD होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसको फिर सिद्ध किया जाए। तो अब इसमें कह रहा है कि AC जो है वो BD के बराबर दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, अगर हम AB और BC को ऐड कर दें तो AC के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग AC को क्या लिख सकते हैं कि हम लोग AB और BC को ऐड करने पे हम लोग AC के बराबर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा समीकरण 1।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इसके बीच में है, बिल्कुल मध्य में नहीं है लेकिन बीच में ही कहीं है। तो इसको लिख सकते हैं बिंदु बी, जो बी है ए और सी के बीच है, ए और सी के बीच में है, के बीच, बिल्कुल मध्य नहीं है लेकिन बीच में ही कहीं पे है। और इसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो जो BD है वो BC और CD का योगफल ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो BD दिया हुआ है वो BC और CD को मिलाने पे दिया गया है। तो ऐसा हम लोग समीकरण इसको दो नाम दे देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो C जो है वो B और D के बीच है, तो ऐसा इसलिए हुआ, ये चीजें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये दायां पक्ष बराबर दिया हुआ है, अगर ये दायां पक्ष बराबर दिया हुआ है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। ऐसा यूक्लिड जी ने अपनी अभिधारणा में कहा है कि अगर कोई दो चीजें एक तीसरी चीज के बराबर हों तो वो भी आपस में बराबर होंगी। तो इसी के बराबर ये है, इसी के बराबर ये है, या ऐसे कह सकते हैं कि दायां पक्ष अगर बराबर, एक पक्ष बराबर है, दायां बायां जो भी हो, तो ये वाला भी साइड बराबर होगी। तो इसके बराबर, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये BD है, ये BD भी बराबर ही है, तो इसको भी BD लिख सकते हैं, और ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो वहां से हम लोग उठा के लाते हैं कि समीकरण 1 और 2 से AB बराबर BC, AB प्लस BC जो बराबर होगा BC प्लस CD के। अब यूक्लिड जी ने कहा था कि अगर बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो चेंज नहीं होता है। तो इसमें भी हम लोग BC घटा देते हैं, इसमें भी, तो दो चीजें बराबर हैं और इनमें से BC हम लोग घटा रहे हैं। तो AB प्लस BC ऐसा था, यहाँ पे हम लोग माइनस कर दे रहे हैं BC को, और यहाँ पे BC प्लस CD था और यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं BC को। तो ये BC कट गया, ये BC कट गया, तो जो निकल कर आया वो आया AB इक्वल टू CD। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम लिख दीजिए, या सिद्ध हुआ, या कह सकते हैं प्रूव दैट, हेंस दैट, कुछ भी लिखिए। तो ये हो गया इति सिद्धम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न संख्या 6 अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आइए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 7, उस पर बात कर ली जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित नंबर 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो यहाँ पे जो अभिग्रहित नंबर 5 है इस पे बात हो रही है। तो वैसे तो सारी जो अभिग्रहित हैं वो सर्वव्यापी ही हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? तो ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि पूरे संसार में इस चीज का उपयोग किया जाता है और ये माना जाता है। तो इसीलिए ये जो अभिग्रहित हैं इन्हें सार्वभौमिक सत्य कहा जाता है, सर्वव्यापी सत्य कहा जाता है। तो इसमें कुछ विशेष लिखने की जरूरत है नहीं, यही आप लोग लिख दीजिएगा कि इसे हर जगह स्वीकार किया जाता है, इसीलिए यह एक सर्वव्यापी सत्य है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और वो आपसे मिस ना हो। तो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।